हेलो हाय नमस्ते, आप सभी का स्वागत है ऑन द लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई चैनल। मेरा नाम प्रतीक नायक है और हम लोग आज फिर से शुरू कर रहे हैं विथ रेफरेंस टू द तमिलनाडु बोर्ड बुक, जहां हमने पिछले क्लास के अंदर डिस्कस किया था इंपीरियल चोलास के बारे में। यस एग्जैक्टली दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो हमने इंपीरियल चोलास के बारे में चर्चा की थी। इनके पॉलिटी के बारे में हमने पिछले क्लास के अंदर चर्चा किया और देखा था कि कैसे कैसे इनके राजा थे। हमने इनके ओरिजिन के बारे में भी चर्चा किया था कि इनका उद्भव कैसे हुआ था और इनका एम्पायर बिल्डिंग किस तरह से चल रहा था सर। ठीक है, इसी क्लास के अंदर कंटिन्यूएशन होते हुए हमने इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखा था पिछले क्लास में। एंड विद इन द एडमिनिस्ट्रेशन वी हैड सीन द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, वी हैड सीन द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। हमने ये भी समझने की कोशिश की थी कि चोलास के अंतर्गत ये जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था इसमें क्या सच्ची में डेमोक्रेसी थी कि नहीं हुआ करती थी। डेमोक्रेसी इसके लिए क्योंकि एक बातें चलती है जिसे हम लोग कहते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का डेवलपमेंट होना, क्या चोलास के साथ ये जुड़ा हुआ था। हमने इनके सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कस किया था और बताने की कोशिश की थी कि इनमें राजा का इंपॉर्टेंस क्या है, और साथों साथ हमने ये भी देखा कि इनके यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें आर्मी और नेवी का इंपॉर्टेंस क्या था सर। ठीक है, तो इस बेसिस के रूप में अगर आपको पिछला क्लास याद होगा, इफ यू आर एबल टू रिकॉल द प्रीवियस क्लास और द प्रीवियस सेशंस, वी हैड डिस्कस कि एनी काइंड ऑफ एम्पायर बिल्डिंग, कोई भी साम्राज्य आपको बनाना हो तो उसमें तीन चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती है। एक तो है फॉर्मेशन ऑफ स्टेट। स्टेट का मतलब होता है कि पूरी की पूरी मशीनरी, उसमें राजा का इंपॉर्टेंस क्या था वो तो हमने पिछले क्लास के अंदर डिस्कस किया था। दूसरा हमने आपको बताने की कोशिश की थी उनका प्रशासन, खास करके मैंने आपको बताया था कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है। आज हम लोग देखेंगे कि इकोनॉमी। देखिए, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यह देखना है कि स्टेट को रेवेन्यू के सोर्सेज क्या हुआ करते थे, और साथों साथ हमें यह भी देखना है कि इकोनॉमी का डाइवर्सिफिकेशन कैसे हुआ था सर। ओके, आप देखिए कोई भी साम्राज्य है, कौटिल्य का साम्राज्य हो गया, गुप्ता का साम्राज्य हो गया है, मतलब कौटिल्य मतलब मगध का साम्राज्य हो गया है, गुप्त डायनेस्टी के समय के कितने भी बड़े बड़े एम्पायर बने, दिस एम्पायर्स वर आउटकम ऑफ व्हाट सर, दे वर आउटकम ऑफ द ग्रेटेस्ट इकोनॉमिक कंडीशंस। कौटिल्य अपनी अर्थशास्त्र की नाम की किताब के अंदर लिखते हैं कोश मूलोदंड। कोश मूलोदंड का मतलब क्या होता है कि योर रेवेन्यू शुड बी द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द स्टेट बिल्डिंग। आपको अगर स्टेट बनाना है, सुपर पावर बनना है, विश्व गुरु बनना है, महाशक्ति के रूप में अपने आप को उभार के लेके आना है, तो पैसे के बिना तो अधूरा है सब कुछ सर। ठीक है, चोला जितना बड़ा एम्पायर बना पाए, हमने आपको पिछले सेशन के अंदर बताया था कि कितना बड़ा एम्पायर था इनका सर। ठीक है, ये एम्पायर के पीछे रेवेन्यू का इंपॉर्टेंस क्या है, इस कंडीशंस के अंदर हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस क्या है, एग्रीकल्चर के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि इनके यहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स और सर्विसेज का डेवलपमेंट कैसे हुआ था। और इसी के साथ साथ अगर समय मिलता है तो ये पूरा का पूरा एम्पायर बिल्डिंग है, इसमें स्टेट में एक एस्पेक्ट आता है सोसाइटी का सर, है ना। और सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पब्लिक है, जो जनता है, वो कैसे सपोर्ट कर रही है एम्पायर बिल्डिंग के अंदर, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो बिना वक्त गवाए आप सबका स्वागत करता हूं मैं आपको इन दिस तमिलनाडु बोर्ड सीरीज। हम ये कंक्लूड करेंगे, ये स्टैंडर्ड 11th की न्यू तमिलनाडु बोर्ड की एडिशन की बुक है, पर उसको बहुत ही एनालिसिस करते हुए कॉम्प्रिहेंसिवली आपको करा रहा हूं, जहां आपको एक वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में इसका पूरा का पूरा प्रभाव दिखेगा। तो आपका मोस्ट वेलकम है ऑन दिस एप्लीकेशन एंड ऑन दिस वेबसाइट एज वेल। मेरा नाम प्रतीक नायक है, मैं पिछले 10 साल से हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर पढ़ा रहा हूँ ऑन दी अनअकैडमी। अनअकैडमी के ऊपर पिछले 4 साल से पढ़ा रहा हूँ। इनफैक्ट मेरे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज अनअकैडमी के ऊपर चलते हैं, लाइव कोर्सेज होते हैं जहां आप 1-to-1 डिस्कशन कर सकते हो, आपकी डाउट्स मैं सॉल्व कर सकता हूँ। अभी 50% ऑफ चल रहा है, इफ यू यूज दिस कोड PN लाइव, आपको जीएस, सीसेट, ऑप्शनल, प्रीलिम्स, मेंस सब कुछ आपको कॉम्प्रिहेंसिवली मिल जाएगा। फी हाइक होने वाली है, उसके पहले ही आप ये कोड को यूज करिए और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। PN लाइव कोड यूज करिएगा, 50% ऑफर चल रही है, नई बैचेस हमारी लॉन्च हो रही है। हम आपको गारंटी देते हैं अभ्यर्थी से लेके अधिकारी तक की, जहां अगर आपने प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू सब कुछ अनअकैडमी के थ्रू क्लियर किया है तो आपकी फीस वापस मिल जाएगी। मतलब आप फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन लीजिए, हमारा प्रीलिम्स की गाइडेंस हम देंगे, मेंस की एनहांसमेंट हम कराएंगे, और उसके बाद फाइनली आप इंटरव्यू स्टेज अगर क्लियर कर रहे हो अनअकैडमी के थ्रू ही, ये तीनों की तीनों स्टेजेस के अंदर, तो योर फीस विल बी रिफंडेड, नो क्वेश्चंस आस्क्ड रिफंड पॉलिसी हम आपके लिए लेके आए हैं। खैर, चलते हैं आगे। आपकी नई बैचेस शुरू हो रही है 27 तारीख से ही। PN लाइव कोड यूज करिए जरूर से, आपको एक प्रतिज्ञा बैच भी आपको मिल जाएगी। आप ऑफलाइन हिंदी मीडियम में तैयारी करना चाहते हो तो इसके सिवाय हमारे करंट अफेयर्स मैगजीन है, ये फ्री में है, डाउनलोड कीजिए एटलीस्ट ये मैगजीन को। बहुत ही इंफोग्राफिक के साथ और बहुत ही मीम्स के साथ आपको दिखेगी सर, ठीक है ना। तो बहुत ही एनालिसिस भी आपको मिल जाता है, याद रखने के लिए बहुत ही अच्छी खासी इसके अंदर पेडागोगी यूज की गई है। बाकी हमारी ऑफलाइन बैचेस है मुखर्जी नगर में, राजेंद्र नगर में, आप वहां पे भी एनरोल करा सकते हो।
हमारे ऑनलाइन क्लासेस का लाभ उठा ले सकते हो सर। खैर, ये नंबर के ऊपर जरूर से कॉल करिएगा 8585858585। हमारी टीम आपको जरूर से हेल्प करेगी विथ योर एनी काइंड ऑफ काउंसलिंग क्वेरी और एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज एज वेल। सर खैर, चलते हैं आगे। और चोलास के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे पिछले सेशंस के अंदर, जहां मैंने आपको बताया था कि चोलास के अंदर बेसिकली किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। आज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे चोला के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी इकोनॉमी, इनकी रेवेन्यू और बेसिकली एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस क्या थी। आप देखिए कि इतना बड़ा स्टेट बनाया चोलास ने, सवाल यहां से यही उभर के आता है कि ये स्टेट के पीछे पैसा कितना लगा होगा सर, ठीक है ना, समझे। देखिए रोमन रोमन एम्पायर इतना बड़ा था सर, ठीक है, मगध का एम्पायर इतना बड़ा था, गुप्ता का एम्पायर इतना बड़ा था, हर्षवर्धन का साम्राज्य देखो कितना बड़ा था, मिडिवल इंडिया के अंदर मुगल्स की बात करें कितना बड़ा एम्पायर था सर, ठीक है। देखिए स्टेट बिल्डिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे हम लोग साम्राज्य बनाना है, राज्य बनाने की प्रक्रिया के रूप में जोड़ते हैं। उसमें पैसों के बिना सब अधूरा रह जाएगा सर, ठीक है। विदाउट द मॉनेटरी इंक्लूजन वी विल सी कि एवरीथिंग एल्स विल बी लेफ्ट आउट सर, ओके। तो यहां पे भी हमें यही देखना है कि स्टेट की इंपॉर्टेंस क्या थी, स्टेट क्यों बन के आ रहा था, स्टेट नहीं होता तो क्या किस तरह से बेसिकली। तो स्टेट के ऑर्गन्स तो मैंने आपको बताया था कि जैसे जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव उस पीरियड के अंदर हुआ करता था। यहाँ पे तो सब कुछ राजा ही था क्योंकि हेरिडिटरी मोनार्की थी। पर पैसा इसमें क्या लग रहा था, देखिए भारत आज की तारीख के अंदर इतना बड़ा विश्वगुरु बन चुका है, महाशक्ति के रूप में उभर के आ रहा है। उसके पीछे या विश्वगुरु बनने की हम लोग कल्पना कर रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या है, हमारी आर्थिक शक्ति दोस्तों, है ना। हम जितने इकोनॉमिकली पावरफुल रहेंगे उतनी ही हम पॉलिटिकली, मिलिटरीली, बाकी सारी जगह के ऊपर इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। चाइना को देख लीजिए दोस्तों आप, यू सी द एग्जांपल ऑफ चाइना, हाउ चाइना हैज ग्रोन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सर, ठीक है। चाइना के ग्रोथ के पीछे की कारण उसकी अर्थव्यवस्था है दोस्तों, क्योंकि आर्थिक रूप से चाइना का जो विकास हुआ है इसके कारण हमें यह देखने को मिला है कि चाइना आज की तारीख में एक हेजेमोनिक पावर के रूप में, एक शक्ति के रूप में निकल के आया है। वही चीज चोलास के साथ भी हुई थी। चोला नौसेना के रूप में, मिलिट्रीली, एक नेवी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेना के दृष्टिकोण से शक्तिशाली इसके लिए हो पाए क्योंकि इनके पास पैसा था। पैसा मूलतः से दो तरह से आता है सर, ठीक है। एक तो स्टेट की रेवेन्यू ऑगमेंटेशन से, रेवेन्यू ऑगमेंटेशन का मतलब है कि अपने इनकम के जो सोर्सेस है वो बढ़ाना सर, ठीक है ना, समझे, जिसे राजकोष के रूप में हम लोग पढ़ते हैं सर, ठीक है ना, समझे। जो फिजिकल ट्रेजरी का पार्ट है, जो स्टेट की ट्रेजरी का पार्ट है वो सर, ठीक है। दूसरा, इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना। आप खाली अपनी इकोनॉमी को एग्रीकल्चर रखोगे तो आपका ग्रोथ नहीं हो पाएगा। देखो भारत के साथ ये हुआ था सर, ठीक है। जब हम नए नए आजाद हुए तो व्हाट हैपेंड विद अस, ओके। तो हमारा प्राइम मूविंग फैक्टर जो था वो एग्रीकल्चर सेंट्रिक था, और हमने बेसिकली प्लान ये किया कि एग्रीकल्चर और 5 ईयर प्लान्स के सेंट्रिक में हम लोग हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, खेती का विकास करेंगे और भारत को आधुनिक या एक इकोनॉमिक पावर के रूप में एस्टैब्लिश करेंगे। बट वो फिर बेसिकली बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए। क्यों प्रॉब्लम्स आ गए, क्योंकि एग्रीकल्चर का ग्रोथ बहुत लिमिटेड था, रिडंडेंसी थी उसके अंदर सर, ठीक है। साइंटिफिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा था। देयर अदर रीजंस आल्सो रिस्पांसिबल फॉर दैट, है ना, कि डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट आपको बहुत बड़ी मात्रा के अंदर आपको मिल जाएगा सर, ठीक है। तो ये जो स्थिति क्रिएट हुई थी उसके कारण हम डेवलप नहीं कर पाए। चोला किंग्स बड़े स्मार्ट थे सर, ठीक है। उनको पता था कि उनकी इकोनॉमी का डेवलपमेंट उनकी रेवेन्यू से होता है, रेवेन्यू को डाइवर्सिफाई करने की आवश्यकता है। आपको एग्रीकल्चर से तो पैसा कमाना ही है, आपको मैन्युफैक्चरिंग से और ट्रेड एंड कॉमर्स को भी डाइवर्सिफाई करना है, क्योंकि जितना व्यापार को आप डाइवर्सिफाई करोगे, द मोर द इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेड एंड कॉमर्स, सर्विसेज इंडस्ट्री का ग्रोथ होगा, उतनी ही आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। तो आज जो चोलास का ट्रेड हो रहा था, आप देखिए ये सब स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है चोलास के सर, ठीक है। इन द साउथ ईस्ट एशिया, इन द रीजन्स ऑफ द बर्मा, इन द रीजन्स ऑफ बंगाल एंड उड़ीसा, इन द कलिंग रीजन एज वेल सर, ठीक है। ये कैसे पॉसिबल हो पाया था सर, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी कहानी चोलास के साथ हम लोग देख रहे हैं। एक पावर पैक सेशन लेके आ रहा हूं आपके साथ। अब चलते हैं चोलास के पॉइंट ऑफ व्यू से और समझने की कोशिश करते हैं कि इनकी इकोनॉमिक कंडीशंस कैसे हुआ करती थी, किस तरह से चोलास ने अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई किया सर, ठीक है। अब देखिए कि चोलास की एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था, और उनको, उनके राजाओं को भी पता था कि इकोनॉमिक कंडीशंस को डेवलप करना बहुत जरूरी है सर, ठीक है। और इकोनॉमी के 3 सेक्टर्स है, आपने पढ़ाई होगा सर, ठीक है। उसमें से सबसे जो जो प्राइमरी सेक्टर है वो बेसिकली एग्रीकल्चर है सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। क्योंकि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करोगे तो ही बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ होगा। देखिए एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन एक्चुअली प्रीसीड्स द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और मैन्युफैक्चरिंग रिवॉल्यूशन। अगर आप दुनिया के इतिहास के अंदर जितने भी बेसिक ग्लोबल पावर्स को देख रहे हैं आज की तारीख के अंदर, इंग्लैंड देख लीजिए, अमेरिका देख लीजिए, यूरोप के बहुत सारे प्रदेश, फ्रांस देख लीजिए, इन सब के अंदर एक चीज बड़ी कॉमन थी, वो थी एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन का डेवलपमेंट होना। तो पहले खेती की क्रांति हुई, जैसे भारत के अंदर भी ये हुआ ना सर, ठीक है। हमने हरित क्रांति की, हमने एग्रीकल्चर में स्टेबिलिटी ले ली, हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन किया। फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते 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 आज की तारीख में सर्विसेज सेक्टर में, और हमारी जो
जो आईटी इंडस्ट्री है या बेसिकली जो सर्विस इंडस्ट्री उसमें हमने ग्रो करते हुए हमारी इकोनॉमी को पूरी तरह से मोल्ड कर दिया सर, ठीक है। वही कहानी आपको यहाँ पे भी देखने को मिलती है। चोलास ने सबसे पहले एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस किया, फिर मैन्युफैक्चरिंग में गए और उसके साथ साथ ट्रेड एंड कॉमर्स को डाइवर्सिफाई कर दिया, जो सर्विसेज का सेक्टर था सर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जितना सरप्लस होगा, आप समझने की कोशिश करिए, एग्रीकल्चर में जितना सरप्लस होगा वही सरप्लस बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एक बाय प्रोडक्ट के रूप में जाएगा। जैसे यहाँ पे कॉटन बनता था सर, ठीक है ना, समझे। तो कॉटन बनता था, तो कॉटन से बेसिकली क्या हुआ, टेक्सटाइल बनने की शुरुआत होगी इन द मैन्युफैक्चरिंग एस्पेक्ट सर, ठीक है। तो किसान जो है वो कॉटन का मैन्युफैक्चरिंग करता था। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो टेक्सटाइल वीवर्स का डेवलपमेंट होने की शुरुआत हुई, और ये जो कपड़ा बन के आया है, क्लॉथ बन के आया है, टेक्सटाइल क्लॉथ सर, ठीक है, इसको आगे आप देखोगे तो ट्रेडर्स ने डाइवर्सिफाई कर दिया। तो जो व्यापारी वर्ग था, जो समूह वर्ग था, जो व्यापार करने वाला वर्ग था, उसने उसको आगे लेके चले गए सर, ठीक है। तो इस बेसिस के रूप में कॉटन टेक्सटाइल्स का और उसके साथ जो ट्रेडर्स के साथ जो लीनियज है, वो दर्शा रहा है कि किस तरह से चोलास की इकोनॉमी का डाइवर्सिटी, और सब जगह से स्टेट को रेवेन्यू आई है सर, ठीक है। तो स्टेट ने ये ध्यान रखा है, बेसिकली जो भी है वो रोल ऑफ द स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जुड़ा हुआ है। रोल ऑफ स्टेट इसके लिए क्योंकि राजा डिसाइड करेगा कि मुझे इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना है। अब पहला तो प्राधान्य ये था कि खेती को कैसे डाइवर्सिफाई करेंगे, हाउ टू डाइवर्सिफाई एग्रीकल्चर सर, ओके। तो एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से राजा ने, आप देखोगे तो लैंड ग्रांट्स देने की शुरुआत की सर, ठीक है। लैंड ग्रांट्स मैंने आपको कल के क्लास के अंदर भी बताया था कि ये एक ऐसी ग्रांट की प्रक्रिया थी जो ब्राह्मणों को नॉर्मली दी जाती थी सर, ठीक है, ब्रह्मदया के विलेजेस के रूप में या चतुर्वेदी मंगलम के रूप में उसको पहचानते थे, राइट। तो ये जो लैंड ग्रांट्स दे रहे थे, ये लैंड ग्रांट्स देने के कारण क्या हुआ कि यहाँ पे एग्रीकल्चर का एक्सपांशन होगा सर, ठीक है ना, समझे। क्योंकि लैंड ग्रांट्स का मतलब ये है कि एग्रीकल्चर का एक्सपांशन हुआ, आपने यहाँ पे खेती का विकास करने के लिए कार्य किया। दूसरा, राजा ने इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करवाया सर, ठीक है ना, समझे। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमें देखने को मिलता है इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट आपको मिल जाएगा। चोला सबसे अर्लीस्ट थे जिन्होंने डैम्स बनाए थे, कैनॉल्स बनाए थे, एम्बैंकमेंट चैनल्स बनाने की यूज की थी कि जिसके कारण पानी जो है वो खेत तक पहुंच पाए बहुत इजीली सर, ठीक है। तो चेलास के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को ये देखने को मिल रहा है कि एग्रीकल्चर का काफी ग्रोथ हुआ। एग्रीकल्चर के ग्रोथ के कारण वहां की जो रेवेन्यू है वो राजा को मिलनी शुरू हो जाएगी सर, ठीक है ना, समझे। तो अल्टीमेटली राजा ने क्या कहा कि भाई देखो, मैं आपको पैसा दूंगा, मैं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दूंगा, मैं आपको जमीन दे दूंगा, आई विल ऑल्सो गिव यू पीस ऑफ लैंड एज वेल, ओके। साइमल्टेनियस टू दिस यू आर ऑल्सो सपोज टू डेवलप द एग्रीकल्चर, उसमें से जो रेवेन्यू आएगी वो मेरे काम के आ जाएगी सर, ठीक है ना, समझे। तो ये देखे दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है ना सर, ठीक है। जैसे आज की तारीख में भारत सरकार क्या करती है, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स लगाती है। आपने इकोनॉमी के अंदर देखा होगा ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स का मतलब क्या है सर, ठीक है। तो कोई 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 गया व्यापारी सरकार के पास, कहा कि सर देखो मेरे को इस चीज का व्यापार करना है, आपके पास जमीन है तो हमें दे दो, हम वहां पे इंडस्ट्री लगाएंगे, लोगों को रोजगारी देंगे, वहां से जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा उससे आपको तो टैक्सेस की रेवेन्यू तो बढ़ेगी ही, क्योंकि सरकार है तो सरकार को रेवेन्यू भी बढ़ जाएगी सर, ठीक है। तो वही कहानी आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। यू विल फाइंड द सेम ओल्ड स्टोरी ओवर हियर वेयर वी विल कम टू नो द रेवेन्यू will be getting the state will be getting the revenue out of it as well sir, ठीक है। So one of the major period in this developments in this period was the expansion of agriculture। मैंने आपको बताया सर, ठीक है, खेती का विकास होने की शुरुआत हो रही है, दो तरह से हुई। एक तो लोगों की सेटलमेंट बढ़ने की शुरुआत होती है सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके, वेयर द पीपल सेटल्ड इन फर्टाइल रिवर एरियाज, इवन इन द एरियाज वेयर देयर वर नो रिवर्स, अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर इरिगेशन बाय डिगिंग टैंक्स, वेल्स एंड कैनाल्स सर, ठीक है ना। मैंने अभी आपको बताया कि लोगों की सेटलमेंट होती है, एग्रीकल्चर एक्सपांशन दो तरह से हुए। एक तो लैंड ग्रांट्स देने से, है ना, लैंड ग्रांट्स बेसिकली किसको मिलती थी, ब्राह्मण्स को मिलती थी, ब्रह्मदेया विलेजेस के साथ। या आप देखोगे तो पीपल सेटलमेंट, है ना, कि जो पब्लिक है वो बहुत सारी जगह के ऊपर सेटल होती है, पॉपुलेशन बढ़ने की शुरुआत हो रही है। इन सब फैक्टर्स के कारण भी डेवलपमेंट होगा। दिस लेड टू द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन सरप्लस, ओके, मैंने आपको बताया ऑलरेडी, इनफैक्ट, है ना, फूड ग्रेन का सरप्लस हुआ तो सोसाइटी के अंदर डिफरेंशिएशन डेवलप हुआ है, सब अलग अलग प्रकार के ऑक्यूपेशंस करने की शुरुआत हो रही है। द चोला स्टेट कलेक्टेड द लैंड टैक्स आउट ऑफ इट सर, ठीक है ना, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। तो स्टेट ने क्या किया, रेवेन्यू कमाने की शुरुआत की। इस बेसिस के रूप में हमें यहां से देखने को मिलता है कि एक अलग से सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया गया। ये सेपरेट डिपार्टमेंट मूलतः से पैसा कलेक्ट करने की शुरुआत करेगा सर, ठीक है। तो हमें यह पता चल रहा है कि एग्रीकल्चर में लैंड ग्रांट्स, लैंड ग्रांट्स में इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इरिगेशन के साथ साथ हम लोग ये कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का क्रिएशन करना, ये सब कुछ चीजों के कारण चोला इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर इकोनॉमी के अंदर बहुत बड़ी मात्रा के अंदर ग्रो करेगी सर, ठीक है ना, समझे। तो वी विल कम टू नो कि द एग्रीकल्चर इकोनॉमी विल बी ग्रोइंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इनफैक्ट ये जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी का जो ग्रो हुआ है उसके पीछे का एक कारण हमें ये भी देखने को मिल रहा है, वो है चोला की लैंड रेवेन्यू सिस्टम सर, ओके। अब व्हाट डू यू मीन बाय द लैंड रेवेन्यू सिस्टम, मैंने आपको बताया
कि स्टेट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था, इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना। कैसे डाइवर्सिफाई करना? बाय मेकिंग श्योर कि यहां जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वहां उसके ऊपर से रेवेन्यू कलेक्ट करने की शुरुआत करें। इरिगेशन सिस्टम को पुश किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश किया जाए, जैसे आज की तारीख में भारत सरकार अलग अलग प्रकार की योजना चला के खेती के लायक जो विकास है या बाकी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसको पुश कर रही है, वैसे चोला स्टेट ने भी ये किया था सर। ठीक है, तो हमें यहां से ये जानकारी मिल रही है, हमें यहां से जानकारी मिल रही है कि चोलास ने पूरी रेवेन्यू सिस्टम को ओवरहॉल करने की कोशिश की। अब आपको सवाल आ सकता है कि भाई बेसिकली एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ, पर एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के साथ साथ क्या रेवेन्यू का ग्रोथ हुआ होगा कि नहीं होगा? और रेवेन्यू का ग्रोथ हुआ होगा तो कैसे हुआ होगा सर? ठीक है ना, समझे? तो एक सवाल आपको यहां से भी पूछा जा सकता है कि हाउ द रेवेन्यू ग्रोथ इन द चोला स्टेट एंड द चोला एडमिनिस्ट्रेशन द चोला पीरियड टुक प्लेस सर। ठीक है, याद रखना कि रेवेन्यू ग्रोथ जो चोला पीरियड में जिस तरह से हुआ उसके पीछे का कारण था खेती, और राजा को पता था कि खेती की जमीन को मापन करना पड़ेगा, उसकी नापतोल करना पड़ेगा, उसकी कितनी एकड़ में खेती हो रही है, कितने बीघा में खेती हो रही है, उसकी सर्वे करेंगे, कितना क्रॉप्स ग्रो हो रहा है, कौन से प्रकार का क्रॉप ग्रो कर रहा है। इनफैक्ट स्टेट वहां तक उस पीरियड में अपना ध्यान रखने की कोशिश कर रहा था, when the state is trying to look out for an alternative कि which crops are growing and how the crops are growing and what is the quality and quantity of land sir। ठीक है, so the cholas undertook extensive land surveys, है ना, यहाँ पे लिखा ही गया है कि बहुत सारे लैंड सर्वेस इनके द्वारा किए गए थे सर। ठीक है, एंड दे हैड मल्टीपल रेवेन्यू सेटलमेंट्स एज वेल, बहुत सारे सेटलमेंट्स इनके द्वारा किए गए सर, गेटिंग ओपन। ओके, और इसी बेसिस के रूप में इन्होंने लैंड सर्वे करवाए और जमीन को क्लासिफाई करवा दिया कि कौन सी जमीन कैसी है, जैसे बंजर जमीन है, पोलर जमीन है, चाचर जमीन है। दिस आर द टाइप्स ऑफ लैंड जो हमें देखने को मिल रहे थे मिडिवल इंडिया के अंदर, है ना, जब मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे। या पड़ोती की जमीन है सर। ठीक है, कौटिल्य के समय के अंदर भी हमको अलग अलग प्रकार की लैंड की क्लासिफिकेशन मिलती है, क्योंकि राजा को पता है अगर उपज जमीन है, बहुत ही अच्छी खासी उपजाऊ है, जहां पे खेती अच्छी हो रही है, तो वहां से पैसा ज्यादा कलेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि किसान को भी ठीक है ना सर कि दो पैसा ज्यादा मिल रहा है। इफ आई एम गेटिंग टू एक्स्ट्रा पैसे, तो आई एम रेडी टू पे अप एक्स्ट्रा मनी फॉर दिस एज वेल, है ना, मैं थोड़ा दो पैसा देने के लिए भी तैयार हूं सर। ठीक है, तो वही कहानी आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी सर, गेटिंग ओपन। ओके, लाइक अदर फंक्शनरीज ऑफ द स्टेट, द सर्वेयर्स ऑफ द लैंड वर कॉल्ड नडू विक्षेकरिया टू होल्ड फ्रॉम दी लैंड होल्डिंग कम्युनिटीज। खाली अब देखिए इसमें ये कुछ कुछ तमिलनाडु के वर्ड्स आपको मिलेंगे, तमिलनाडु की बोर्ड की बुक है इसके लिए सर। ठीक है ना, समझे? पर आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से याद नहीं रखने, हमको खाली इनका नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पता होना चाहिए सर। ठीक है, नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि लैंड रेवेन्यू कलेक्शन करने वाले लोग थे, हाँ थे, कौन थे? वो गांव से ही बिलोंग करते थे, जो लैंड होल्डिंग कम्युनिटी के साथ ही आपको मिल जाएंगे सर। ठीक है ना, समझे? तो इंपॉर्टेंट कहानी आपको यहाँ से ये देखने को मिलती है सर, गेटिंग ऑफ। ओके, एंड वी विल फाइंड कि लैंड की मेजर की जाती थी। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सर। ठीक है, लैंड को कैसे मेजर करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स। ओके, जैसे एक है कुली, है ना, कुल व्याप, द्रोण व्याप, बीच में एक बार पूछ दिया था। पट्टी, पट्टी इज अ वेरी कॉमन वर्ड विच इज यूज्ड इन द नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, सब जगह पे जमीन का पट्टा होता है ना, उसको पट्टी कहते हैं सर। ठीक है, तो यूपीएससी ने एक बार शब्द पूछा था एरी पट्टी क्या है, अगर आपको ना पता हो कि देयर वाज अ टर्म कॉल्ड एज एरी पट्टी सर। ठीक है ना, समझे? तो एरी पट्टी इज अ लैंड विच इज एक्चुअली यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द विलेज एग्रीकल्चर। मतलब अगर गांव के अंदर खेती हो रही है और खेती के लिए पानी चाहिए, तो पानी के लिए अगर गांव में कोई तालाब है या कोई कुंड है सर, ठीक है, कोई तालाब है या कोई कुंड है, उसका जो मेंटेनेंस करने के लिए, एंड वी विल फाइंड कि उसकी जो एक प्रकार की आप समझने की कोशिश करिए कि उसको बैलेंस करने के लिए जो जरूरी है सर, ठीक है ना, पैसा, वो एरी पट्टी से कलेक्ट किया जाता था। ये आपको पड़गम देखने को मिलता है सर। ठीक है, अब हमारे लिए क्या याद रखना है सर, है ना, एक चीज हमको याद रखनी है कि द टैक्सेस वर कलेक्टेड इन डिफरेंट फॉर्म्स। डिफरेंट फॉर्म्स का मतलब हो सकता है कि इट माइट बी इन द फॉर्म ऑफ कैश और इट माइट बी इन द फॉर्म ऑफ काइंड एज वेल सर। ठीक है, तो ये भी हमारे एक इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि कैश और काइंड दोनों तरह से इनके यहाँ से पैसा कलेक्शन होता था। इसके थ्रू भी इनका लैंड के अंदर एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट आपको मिल जाएगा सर। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर की कहानी क्या है सर। ओके, तो एक प्रकार का टैक्स है जिसका नाम है कुडुमाई सर। क्या नाम है? कुडुमाई सर। ओके, अब कुडुमाई की इंपॉर्टेंस क्या है? तो कुडुमाई एक प्रकार का टैक्स है जो कल्टीवेटिंग टेनेंट्स दिया करते थे अपने मालिकों को या सरकार को सर। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ओके, टेनेंट्स का मतलब क्या है कि भाई जमीन खुद की नहीं है, पर जमीन किसी और की जमीन के ऊपर वो खेती कर रहा है। जैसे आप भाड़े के मकान में रह रहे हो, यू आर स्टेइंग इन समवन एल्स प्रॉपर्टी एंड यू आर डूइंग सम बिजनेस ओवर देयर, तो यू नीड टू पे द रेंट फॉर दैट सर, समझे? तो बेसिकली ये एक प्रकार का कल्टीवेटिंग टेनेंट्स था, जो एक प्रकार का टैक्स कल्टीवेटिंग टेनेंट्स पे किया करते थे अपने मालिक को। ये मालिक कोई लैंडलॉर्ड भी हो सकता है, इट माइट बी सम काइंड ऑफ लैंडलॉर्ड, और ये कोई सरकार की जमीन भी हो सकती है सर। ठीक है, तो टेनेंट्स आपको देखने को मिलते हैं खेती करते हैं।
ये टेनेंट्स अपनी जो रेवेन्यू है या अपना जो टैक्स है वो गवर्नमेंट को भी देते थे, क्योंकि गवर्नमेंट की लैंड के ऊपर खेती करेंगे तो सरकार को मिलेगा, या बेसिकली लैंडलॉर्ड जिसे हम लोग बेसिक कहते हैं जमींदार, उसकी जमीन के ऊपर खेती करेंगे तभी मिल जाएगा सर, ठीक है ना, समझे। द रेट फॉर डिपेंडिंग ऑन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है कि भाई आपकी जमीन कितनी उपजाऊ है, कितनी फलद्रुप है, उस हिसाब से टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे। इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द स्टेटस ऑफ द लैंड होल्डर एज वेल। Opati was levied and collected by the kings and the local chiefs. The temples and the Brahmins were exempted from paying the taxes. This is very important, my friends. ठीक है, हमेशा याद रखना कि मैंने आपको कल के क्लास के अंदर भी बताया था कि जो लैंड ब्राह्मण्स को दी जाती थी देवदाना सर, या मंदिर को दी जाती थी उसको कहते थे देवदानम, जो ब्राह्मण्स को दी जाती थी उसको क्या कहते थे, ब्रह्मदेया सर, ठीक है ना, समझे। तो लैंड विच वर गिवन टू टेम्पल्स, है ना, बहुत सारी बार जमीन को मूलतः से मंदिरों को दे दिया जाता था, या बहुत बार हमें देखने को मिलता है कि ब्राह्मणों को दिया जाता था, उस लैंड को एग्जाम कर दिया था। राजा ने अपने ऑफिशियल्स को कहा था, मंत्रियों को कहा था कि भाई इस जमीन के ऊपर से एक भी रुपया आप टैक्सेस कलेक्ट मत करिए। क्यों? क्योंकि वहां से जो टैक्स आ रहा है वो मंदिर ले लेगा, मंदिर वहां की इकोनॉमी पूरी की पूरी इकोसिस्टम को चलाएगा। इसके बाद एक और सेशन लूंगा जहां मैं आपको पढ़ाऊंगा कि चोलास की टेम्पल इकोनॉमी की इंपॉर्टेंस क्या थी, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ टेम्पल इकोनॉमी इन द चोला आर्किटेक्चर इन द चोला पीरियड, उसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। इंपॉर्टेंट इसके लिए है क्योंकि जब आप ओवरव्यू नेचर के रूप में देखते हो चोलास को, एंड व्हेन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द होल सिग्निफिकेंस ऑफ द चोला इकोनॉमी एंड द चोला एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल, you will come to know कि temples were the nucleus center and they were the centers of production, they were the centers of art, they were the centers of multiple activities going parallelly sir, ठीक है। तो इस बेसिस के रूप में हमें ये देखने को मिलता है कि ब्राह्मण्स और उनको एग्जेम्प्ट किया जाता है सर, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। टैक्स वाज आल्सो पेड इन काइंड, मैंने आपको बताने की कोशिश की टैक्स काइंड में भी लिया जाता था सर, ओके। कहीं कहीं जगह के ऊपर हमें देखने को मिलता है कि कैश में भी लिया जाता था सर, समझे कि नहीं समझे। एट विलेज असेंबली उर्रार, उरार इज द विलेज असेंबली, मैंने आपको कल के क्लास के अंदर बताया था, were responsible for collecting the taxes and remitting to the government. At the Nadu level, the Nattar were responsible. मैंने आपको कल के क्लास के अंदर बता दिया था कि who were the Nattar, who were the उर्रार सर, है ना, सबहियार सर, ठीक है ना, समझे। तो ऑफिशियल्स थे विलेज असेंबली के, जो पर्सन हुआ करते थे, जो पूरी पूरी विलेज असेंबली के लोग थे, वो सब के सब लोग बेसिकली इसके यहाँ से पैसा कलेक्ट करके राजा को देते थे। क्योंकि नॉर्मली सभा वाले जो लैंड थे ना, सभा सभा किसको दिया जाता था, ब्राह्मण विलेजेस को, वहां पे तो रेवेन्यू कलेक्शन होता ही नहीं था। We had discussed in the previous session कि the land which were given to the sabha, they were आउट ऑफ द रेवेन्यू कलेक्शन सर, ठीक है। तो ऊर वाले जो विलेजेस थे, ऊर मतलब जो सामान्य विलेजेस थे जहां वेलन वगैरह लेते हैं, वेलन लाज रहते हैं, वहां से ही कलेक्शन आपको मिल जाएगा। दूसरी कहानी आपको इरिगेशन की मिलेगी। अब देखिए मैंने आपको बताने की कोशिश की कि इरिगेशन सिस्टम इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है चोलास के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इनको पता था कि इरिगेशन सिस्टम को इंप्रूव नहीं करेंगे तो हमारी इकोनॉमी का ग्रो नहीं होगा सर, ठीक है। तो चोलास के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यहाँ से देखने को मिलता है कि दे हैड अ वेरी गुड सिस्टम ऑफ इरिगेशन मैनेजमेंट। ये इरिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली हमें देखने को मिलता है वाटर रिसोर्सेज को मैनेज किया। इन्होंने अलग अलग जगह के ऊपर चैनल्स बनाने की शुरुआत की थी, खास करके आप देखोगे तो कैनल इरिगेशन का यूज किया, डैम का इरिगेशन का यूज करने की शुरुआत की, अलग अलग प्रकार की ड्रेनेज सिस्टम यूज करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें तमिल वर्ड से जैसे एक है वत्ती, बट आई डोंट सी एनी मेरिट कि आपको सवाल पूछने की शक्यता होगी सर, ठीक है ना, समझे। बट ये कैनल्स को क्रिस क्रॉस करके ये बड़ी मेजर कैनल से माइनर कैनल के बीच में डिस्ट्रीब्यूटिव बना के हुए, जैसे एक लैंड यहाँ पे है सर, ठीक है ना, समझे। तो जमीन का टुकड़ा यहाँ पे मेन कैनल यूं जा रही है, तो पानी यूं जा रहा होगा, साइड में से एक कैनल बनाई, यहां से एक और कैनल बनाई, और पानी को फाइनली खेत के अंदर पहुंचा दिया गया सर, ठीक है। तो इस प्रकार की कैनल नेटवर्क्स इन्होंने बनाए थे। ये कैनल नेटवर्क्स के थ्रू दे वर एबल टू कल्टीवेट इन अ ह्यूज वे सर, ठीक है। बाकी रेन वाटर को इन्होंने नेचुरल कैनल के थ्रू भी कैच करने की कोशिश की, अलग अलग प्रकार की बैकग्राउंड आपको यहां से मिलेगी सर, ठीक है। अब देखिए कि कैनल्स को बनाने की शुरुआत आपको यहां से मिलती है। इनफैक्ट कैनल्स का नाम भी दिया करते थे, बहुत सिग्निफिकेंट है सर, ठीक है। तो खेती तो होती थी, खेती में पानी सिंचाई की भी व्यवस्था इनके पास थी। ये सिंचाई की व्यवस्था बहुत ही इलॉबरेट आपको यहां से देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए है, द किंग्स क्वींस एंड द गॉड्स वर नेम्ड आफ्टर द कैनल्स, मतलब द कैनल्स वर नेम्ड आफ्टर देम सर, ओके। तो राजा राजा अपने नाम की एक कैनल बनाएगा, राजा राजा कैनल सर। तुम ये जो जा रहे हो ना, हम अपन हाईवे के ऊपर नाम बनाते हैं ना सर, ठीक है, रोड्स के ऊपर नाम लिखते हैं, बोले ये कौन सा रोड है, ये एमजी रोड है, महात्मा गांधी रोड सर, ठीक है। ये कौन सा रोड है, बोले ब्रिगेड रोड है सर, ठीक है। वैसे राजा ने अपनी पानी के लिए, आप देखिए पानी का इंपॉर्टेंस क्या था उस पीरियड के अंदर, चोला पीरियड में, वेयर द किंग्स आर एडवोकेटिंग द नेम्स ऑफ देयर ओन नेम्स और द क्वींस नेम और द गॉड्स नेम एट्रीब्यूटेड टू इट सर, ठीक है ना, समझे। तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी आपको यहां से देखने को मिलती है, जहां हमें यहां से मिल रहा है कि अपनी कहानी आपको मिलेगी सर, ठीक है। दूसरी कहानी हमें यह भी देखने को मिल रहा है कि कुछ कुछ कैनल्स को लैंड होल्डर्स ने ओन किया था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, ठीक है ना, समझे।
मतलब जो लैंडलॉर्ड्स थे वो भी ओनरशिप करते थे, वो भी कंस्ट्रक्ट करते थे इरिगेशन सिस्टम के रूप में। तो आपको पूछा जा सकता है सवाल चोलास की इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इरिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इरिगेशन को कंस्ट्रक्ट कौन करता था सर, ठीक है ना, समझे, हु वाज द पार्टी हु वाज कंस्ट्रक्टिंग इरिगेशन। तो मैं देखने को मिलता है दो लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे सर, ठीक है। एक तो किंग कर रहा होगा, स्टेट कर रहा होगा इरिगेशन सिस्टम को। दूसरे बेसिकली जो लैंडलॉर्ड्स है, जो पीजेंट्स है, बड़े बड़े जमींदार है, जिनके पास जमीनें थी, वो भी खेती के लिए, सिंचाई के पॉइंट ऑफ व्यू से इरिगेशन सिस्टम को डेवलप कराने का काम कर रहे थे सर, ठीक है। तो हमें यहाँ से ये जानकारी मिलती है कि किस तरह से यहाँ से डेवलपमेंट हुआ। वैकाल के लिए अलग अलग नाम है, हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे। अब सवाल ये आता है कि पानी तो आपने कैनॉल्स तो बना दिया सर, ठीक है, पूरी की पूरी इरिगेशन सिस्टम बना दी। सिस्टम के अंतर्गत पानी किसको कब मिलेगा सर, ओके। क्योंकि नॉर्मली कैनॉल में यही रड़ा रड़ी होती है, यही बुआ बुम होता है। अगर आप देखोगे तो से फॉर एग्जांपल दिस इज द मेन कैनॉल गोइंग, और दिस इज अ कैनॉल गोइंग ऑन ओवर हियर सर, ठीक है। एक खेत यहाँ पे है, देयर इज अ फार्म ओवर हियर, देयर इज वन मोर फार्म ओवर हियर, देयर इज वन मोर फार्म ओवर हियर, देयर इज वन मोर फार्म ओवर हियर एज वेल सर, ठीक है ना। एक खेत यहाँ पे भी है सर, ठीक है। अब नॉर्मली पानी की दिशा तो यूं जा रही है, द वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम अपस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम सर, है ना, इस तरह का स्लोप है। अब यहाँ वाला व्यक्ति सबसे ज्यादा पानी ले लेगा, यहाँ वाला व्यक्ति सबसे ज्यादा ले लेगा, तीसरा वाला यहां से भी ले लेगा, चौथा वाला यहां से भी ले लेगा। अरे भाई इसको कब पानी मिलेगा, है ना, ये सबसे लास्ट वाला है, इसको कब पानी देगा। क्योंकि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट सर, ठीक है ना, समझे। क्योंकि पानी आपके पास है, पर पानी का आप अगर अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ना करो, रिसोर्सेज को अलोकेट ना करो, तो क्या होता है, सोसाइटी में फ्रिक्शन होता है, लड़ाइयाँ हो जाती है, आपका ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होता है। मैंने आपको कल के क्लास के अंदर भी बताया था कि चोलास के अंदर बहुत सारी कमिटीज हुआ करती थी विलेज असेंबली के अंदर, और ये विलेज कमिटीज का काम ये हुआ करता था कि वाटर मैनेजमेंट करे सर, ठीक है। तो पानी के मैनेजमेंट के लिए, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग अलग प्रकार की कमिटीज थी। इसमें राजा भी कहीं ना कहीं इंटरफियर कर देता था, या इनके जो लोकल लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, विलेज की कमिटीज की थी, जो भी असेंबली वाले लोग होंगे सर, ठीक है ना, समझे। तो वी विल कम टू नो, वो भी अपना कंट्रीब्यूशन करने की कोशिश करेंगे सर, ठीक है। तो हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि विथ रिस्पेक्ट टू द चोला इकोनॉमी एंड द चोला एडमिनिस्ट्रेशन, इनकी इंपॉर्टेंस किस तरह से थी सर, ठीक है। तो इनके द्वारा बेसिकली चोला के वाटर मैनेजमेंट किए गए बहुत अच्छी तरह से सर, ओके। इन्होंने बहुत सारे इरिगेशन टैंक्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की है सर, ओके। इनके यहाँ पे इन्होंने मेंटेनेंस भी किया है। ये मेंटेनेंस के अंदर इन्होंने बहुत बार कॉन्स्क्रिप्शन किया है। कॉन्स्क्रिप्शन का मतलब है फोर्स लेबर, जहां राजा अपने ऑर्डर देने के बाद लोगों को कहेगा कि भाई आपको काम करना ही है, कंपलसरी लेबर है सर, ठीक है। इसको नॉर्थ इंडिया के अंदर विष्टि के रूप में पहचानते हैं। हम गुप्ता पीरियड के ऊपर चर्चा किए थे तो विष्टि के बारे में बताया था सर, ठीक है। तो वाटर की इंपॉर्टेंस आपको याद रखना है, यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। रॉल ऑर्डर्स निकलते थे, अगर कोई वाटर के राइट्स को वायलेट करे, किसी और की पानी खींचने की कोशिश करे। गांव के अंदर खुद की विलेज टैंक हुआ करती थी, सबके कुएं हुआ करते थे, सबकी अपनी खुद की, हम लोग कह सकते हैं, वी विल सी कि एक डेवलपमेंट आपको मिलेगी सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। हमें वेठी या अमंजी करके लेबर देखने को मिलता है, इसकी मेंटेनेंस सिस्टम भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट मिलेगी सर, ठीक है। तो चोलास के अंदर इन्होंने अलग अलग प्रकार के लैंड टैक्सेस किए, इसके थ्रू इरिगेशन सिस्टम का डेवलपमेंट किया, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें यहां से देखने को मिलता है कि चोलास की एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ सर, ठीक है ना, समझे, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो हमें ये कहानी देखने को मिलती है कि चोलास के पॉइंट ऑफ व्यू से इरिगेशन सिस्टम का इंपॉर्टेंस बहुत था सर, ओके। और इरिगेशन सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ये कह सकते हैं कि इन्होंने अलग अलग प्रकार की मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन करते हुए, ब्रॉडनिंग ऑफ चैनल्स करते हुए पूरी की पूरी एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट किया। एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के कारण ही हमें यहां से ये देखने को मिल रहा है कि ओवरऑल इकोनॉमी का डेवलपमेंट हुआ। इनफैक्ट जमीन देते थे, जमीन के साथ साथ लिखा करता था कि तुमको पानी का अधिकार है कि नहीं है, क्योंकि जमीन पानी के बिना अधूरी है सर, ठीक है। तो wherever any kind of land transactions used to take place in the Chola period, they also used to make sure that the water management also considers into the picture sir, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो पानी का इंपॉर्टेंस था, हर एक गांव के अंदर कुएं हुआ करते थे, हर एक गांव के अंदर आपको कुंड मिलेंगे, वाटर टैंक्स मिलेंगे, जहां पे जॉइंट शेयरिंग सिस्टम भी आपको यहां से देखने को मिल जाएगी सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। और पानी को खोलने के लिए इन्होंने स्लूइस गेट्स भी बनाए थे। स्लूइस गेट्स अगर आप समझने की कोशिश करिए तो दरवाजे होते हैं, जैसे अभी आपने बराज के अंदर देखा होगा, दिल्ली में यमुना बैराज के ऊपर हुआ सर, ठीक है ना, समझे, यमुना नदी के ऊपर, कि दरवाजे खोले नहीं गए या लेट खोले गए, उसके कारण पानी जो है वो बैक मार गया और दिल्ली के बहुत सारे एरियाज में फ्लडिंग हो गई। वही कहानी आपको यहां से भी देखने को मिल जाएगी सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो बहुत सारे लोग थे जो ऑफिशियल्स के रूप में काम कर रहे थे, और इन सब ने बेसिकली चोला की एग्रीकल्चर को डेवलप किया। ये एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से वी विल फाइंड कि चोला की इरिगेशन सिस्टम डेवलप हुई, राजा को अच्छी खासी
टैक्सेस मिलने की शुरुआत हो जाती है सर, ठीक है ना, समझे। तो राजा राजा ने टैक्सेस को स्टैंडर्डाइज कर दिया सर, है ना, लैंड के ऊपर से, कि भाई देखो मेरे को इतना क्वांटिटी ऑफ लैंड अगर आपका प्रोडक्शन हो रहा है तो मैं इतना टैक्सेस लूंगा इन द फॉर्म ऑफ पैडी सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो वी विल फाइंड कि पैडी यूज्ड टू बी द टैक्स, एक प्रकार की ये भी चीजें है सर, ठीक है। बाकी गंगाईकोंडा चोलापुरम के बारे में मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर बताया था, राजेंद्र के पॉइंट ऑफ व्यू से सर, ठीक है। उसने वहां पे एक बहुत बड़ी एम्बैंकमेंट बनाई थी, एम्बैंकमेंट मतलब एक चैनल बनाई थी सर, ठीक है, जहां से पानी को वो बेसिकली फ्लो करा पाए सर, ठीक है ना, समझे। तो आपने देखा होगा कैनॉल इरिगेशन ऐसे चलती है सर, ठीक है ना, समझे। ये कैनॉल है सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो इसमें बीच में पानी होता है सर, द वाटर इज ओवर देयर सर, ओके। अब इसकी लेंथ कितनी थी, 16 किलोमीटर की लेंथ थी। तो आप समझ सकते हो कि 16 किलोमीटर लंबी आपको कैनॉल सिस्टम इसने बनाई थी राजेंद्र ने, जिसके थ्रू वी विल फाइंड कि इसने वहां पे एक जय स्तंभ भी बनाया था। उसने कहा था कि वे देखो मैंने पानी के ऊपर जीत हासिल की है सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। ये जय स्तंभ के ऊपर अल बरूनी ने लिखा है। अल बरूनी कब आया था, अल बरूनी केम टू इंडिया समवेयर इन द 1340s, है ना, समझे। 1340 के दौर में भारत में आया होता है, तब वो दक्षिण भारत आया था। एक्चुअली वो आया था दिल्ली मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में, तुगलक उसको साउथ इंडिया भेजते हुए फिर उसके बाद बाहर जाने की कोशिश कराएगा सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो our people when they see them wonder at them and they are unable to describe much less construct anything like them, the records of Jawaharlal Nehru in the glimpses of world history sir, ठीक है। तो अल बिरूनी ने ये लिखा है कि भाई हम देखते हैं तो हमें कुछ नया ही लगता था और हमें समझ में नहीं आ रहा था कि कितना आर्थिक रूप से इन्होंने विकास करने की कोशिश की है सर, ठीक है ना, समझे। तो इकोनॉमी का डेवलपमेंट हुआ, इकोनॉमी के डेवलपमेंट के कारण क्या हुआ कि ट्रेड एंड कॉमर्स का भी डेवलपमेंट हो जाएगा। तो चोलास ने भर भर के व्यापार किया भारत के अलग अलग विस्तारों के अंदर और भारत के अलग अलग विस्तारों में इकोनॉमिक ग्रोथ करवाया सर, ठीक है। तो आज चोला इकोनॉमी के ऊपर रखते हैं, कल सोसाइटी रिलीजन और टेम्पल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे और चोला के ये चैप्टर को खत्म करेंगे सर, है ना। डेली लेके आऊंगा, शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक्स कराऊंगा पर कॉम्प्रिहेंसिव कराऊंगा, यहां से सवाल बहुत सारे बन सकते हैं। प्लस आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, मैं आपको बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस एनसीईआरटी का कराने वाला हूं, तमिलनाडु बोर्ड की बुक का, क्योंकि यहां से बहुत एनालिटिकल सवाल भी निकल के आ रहे हैं और बहुत फायदे कारक भी होंगे सर, ठीक है। आज यहां पे कंक्लूड करेंगे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म। इफ यू गॉट एनी क्वेरीज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी कमेंट डाल सकते हो। बाकी ये कोड को जरूर से यूज करिएगा, PN लाइव, और इसके थ्रू मैं आपके साथ जुड़ूंगा और आप मेरे साथ जुड़ेंगे ऑन दी अनअकैडमी एप्लीकेशन। लाइव क्लासेस के अंदर जुड़िए, बहुत मजा आएगा। 50% डिस्काउंट चल रहा है अभी। नहीं जुड़ोगे कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ तमिलनाडु बोर्ड की बुक को अच्छी तरह से करवा दूंगा मैं आपको, प्रीलिम्स के पहले हो जाएगी, आपकी चिंता मत करिए सर, ठीक है। अगले 2-3 महीने में कवर करेंगे, लिनियरिटी मेंटेन करेंगे। कल किसी बच्चे ने भी कहा कि सर छोटे सेशन लीजिए पर कॉम्प्रिहेंसिव करवा दीजिए, मैंने बोला यस, अब 30-40 मिनट्स के सेशन लेके भी आई ट्राई टू कंसाइज इट डाउन एंड विल मेक श्योर कि हम यहाँ से कुछ अच्छा अचीव करके जाइए। चलिए, थैंक यू वेरी मच, लेट्स क्रैक इट, जय हिंद।